प्रणाम, राधे राधे, नमस्ते। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वन शॉट में। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट 30 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है। पढ़ना क्या है चैप्टर में? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में वर्ड टू वर्ड समझते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल क्या है? सेल के जो कुछ इवेंट्स हैं, सेल्स जब डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनती हैं जब डिवाइड होकर के, तो इसके बीच में जो जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को बार बार दोहराने के कारण, अब ये सेल्स है, एक सेल है ये डिवाइड हुई, ये ए सेल है, दो बी सेल्स में डिवाइड हुई, फिर ये बी सेल्स है, फिर से सी सेल्स में डिवाइड हुई, दो सी सेल्स में डिवाइड हुई। तो यहाँ जो जो इवेंट्स चले सेल के अंदर, सेल ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण फिर डिवाइड हुई, डिवाइड होने के कारण नई सेल्स बन गई दो, फिर दोबारा इनके अंदर फिर से वही साइकिल्स चले, वही इवेंट्स हुए। तो इस प्रकार से ये इवेंट्स चलते रहते हैं और सेल डिवाइड होती रहती है। तो इसलिए इन इवेंट्स का सिक्वेंसली होना और उन इवेंट्स के होने के कारण सेल का डिवाइड होना ही सेल साइकिल और सेल डिवीज़न है। तो उन इवेंट्स के सिक्वेंसली बार बार आने के कारण उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। यह किस में होता है? सेल डिवीज़न में। जब सेल डिवाइड होती है तब ऐसा होता है। और हम जानते हैं कि इस संसार में, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वे सब के सब सिंगल सेल से बने हुए हैं। मतलब ओरिजिन जो है उनका सिंगल सेल से है, चाहे वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सीधी सी बात है, सिंगल सेल के ही बने हुए होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वे भी सिंगल सेल से बने हुए हैं। कैसे? सिंगल सेल्स कौन सी? जाइगोट से ही बने हुए हैं सब की सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक। तो इस प्रकार से ये सेल डिवाइड होती है। अब सेल डिवाइड क्यों होती है? क्योंकि सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो सेल जो है अमाउंट में, मतलब वॉल्यूम में बढ़ती है, और दूसरी है नंबर्स में बढ़ती है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सेल के। सेल ग्रोथ भी करती है और रिप्रोडक्शन भी करती है। रिप्रोडक्शन मीन्स आप ले सकते हैं सेल डिवाइड करके नंबर्स में बढ़ती है, और ग्रोथ मतलब आप बोल सकते हैं कि सेल्स जो है साइटोप्लाज्म में, इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करती है। तो साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करने के कारण, और ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है यह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ये हमेशा बढ़ती ही रहती है, रुकती नहीं है। और इस ग्रोथ के कारण ही सेल जो है डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? क्योंकि जब ये ग्रोथ होती रहेगी सेल, मान लीजिए ये एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, यहाँ इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो रेशो है वह कांस्टेंट है। मान लीजिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो जो है वह कांस्टेंट है कुछ भी। जैसे जैसे ये सेल बढ़ती है तो न्यूक्लियस तो वही रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस वही, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तो ये डिस्टर्ब हो गया। ये जो रेशो है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है वह डिस्टर्ब हो गया। इसके कारण सेल जो है दोबारा से वही रेशो को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है? डिवाइड करती है। तो उससे पहले इसके अंदर जो भी फेजेस होते हैं, जो साइकिल चलते हैं, उनके कारण उन साइकिल्स को मिला करके सेल का साइकिल बोलते हैं, हम सेल साइकिल बोलते हैं। इस प्रकार से सेल डिवाइड होती है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेज होते हैं।
मैं अभी समरी बता रहा हूँ एक प्रकार से। तो ये सेल है, और सेल साइकिल के अंदर जो है 95% जो पार्ट है, ये 95% जो पार्ट है ये वाला, ये जो 95% जो पार्ट है ये क्या है, ये इंटरफेज है। अब ये जो पार्ट किया है ये किस बेस पे, टाइम के बेस पर है। ये जो साइकिल है 95% जो टाइम है सेल जो लेती है वह इंटरफेज में लेती है, और 5% जो टाइम है सेल डिवीज़न का, 95% टाइम जो है इंटरफेज लेती है, और 5% टाइम क्या लेती है, एम फेज या माइटोटिक फेज लेती है 5% टाइम। और इस इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। मेन जो डिवाइडिंग फेज है वह ये है एम फेज, ये डिवाइडिंग फेज है। इसमें सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल क्या करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स ग्रोथ करती है, अपने ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस करती है, डबल डुप्लीकेशंस करती है ऑर्गेनल्स का, और डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। तो इस कारण इस फेज को दूसरा नाम क्या देते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। मतलब सेल धीरे धीरे अपना काम कर रही है, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इस फेज के नाम को। इसमें क्या है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, 3 फेज आती हैं किसके अंदर, इसके अंदर इंटरफेज के अंदर। तो 2 फेज हैं सेल साइकिल की, एक तो है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज या माइटोसिस फेज। इंटरफेज के अंदर आता है G1, S, G2, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और M फेज के अंदर आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। इसको इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, G1 फेज जो है, G1 फेज के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है G1 फेज के अंदर। इंटरफेज में G1 में क्या बढ़ता है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है। और क्या है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, उनका डुप्लीकेशन होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, उनका डुप्लीकेशन होता है। और क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं। साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ये मैं अभी समरी बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। G1 फेज में ये होता है, और S फेज में क्या होता है, S फेज में, और हाँ, G1 फेज के अंदर ऑर्गेनल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इत्यादि इस प्रकार के जो ऑर्गेनल्स हैं उनका तो डुप्लीकेशन होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में। एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस बोल लो या फिर, और डीएनए का रेप्लिकेशन बोल लो, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। और क्या बनता है, एस फेज के अंदर ही सेंट्रियोल्स जो हैं, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, और डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये याद रखना है। उसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो प्रोटीन एम फेज में, यानी कि माइटोसिस होने के लिए, सेल का डिवीज़न होने के लिए जो प्रोटीन्स की आवश्यकता है, उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है।
यूज इन माइटोसिस या फिर मियोसिस, कुछ भी हो। तो ये हो गया इंटरफेज, ठीक है। अब इस इंटरफेज हो गया, उसके बाद आता मेन फेज सेल का, जो जिसमें डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं एम फेज। एम फेज यहाँ तक सेल क्या कर लेती है, अपना साइज बढ़ा लेती है जीवन फेज के जरिए। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और अदर्स ऑर्गेनल्स जो हैं वह बढ़ जाते हैं, वे डुप्लीकेट होते रहते हैं जीवन फेज के अंदर। फिर उसके बाद आता है एस फेज, और जीवन फेज के अंदर और क्या होता रहता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता रहता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। फिर आता है जीवन फेज में, अभी और बताता हूँ, जीवन फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ये याद रखनी है। अब आता है एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, या फिर रेप्लिकेशन बोल लो, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर, ठीक है। और एस फेज के अंदर सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होता है एस फेज के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगी यहाँ, हिस्टोन प्रोटीन मेनली प्रोटीन G1 और G2 में बनती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और फिर क्या होता है, एस फेज में ये हो गया ख़त्म। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर जो मेन प्रोटीन्स है, जो माइटोसिस में हेल्प करती है, उनका सिंथेसिस होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा ही होगा, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अब आते हैं एम फेज पर। तो एम फेज क्या है, मेनली इसे माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है, सेल का सबसे ज़्यादा कार्य होता है इसमें। इस फेज की जो शुरुआत है वह किससे होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से, मतलब कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले मतलब ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर ये लार्ज हो गई सारी सेल, इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया एस फेज के अंदर। इंटरफेज में हमने पढ़ लिया अभी। अब क्या होगा, एम फेज स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, सेल का सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद सेल डिवीजन होगा, जैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद सेल, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी एक सेल से, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अब कैरियोकाइनेसिस में देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस, इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 4 फेज होती हैं। पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, अभी ख़त्म हो जाएगा बस। फोर्थ होती है टीलोफेज। ये 4 फेज होती हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, पूरा आ जाएगा। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज, तो देखिए डीएनए का हमने देखा कि अब ये एम फेज है। एम फेज किससे स्टार्ट होती है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डीएनए का डिवीज़न होना। तो डीएनए का डिवीज़न होने के लिए क्या होगा, एक तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह हटनी चाहिए, और इसके अंदर जो क्या है डीएनए है उसका कंडेंसेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उलझी हुई है तो हम कैसे उसे काट सकते हैं। जैसे कि ये कंडेंस हो रखा है ये वायर, तो हम इसे 2 पार्ट में इजीली काट देंगे। और अगर ऐसे ये फैला हुआ है वायर, तो इसको काटने के लिए बीच में से नहीं काट सकते इजीली। जैसे धागा है, हम उसे एक इसमें वो बनाते ना, आटी भी लेते हैं ऐसे, तो उसको इजीली काट सकते हैं। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, मान लीजिए कोई धागा लेते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है उसे, तो डबल कर लेंगे उसे, तो वो इजीली कट जाएगा। जैसे कि अब ये बड़ा है, ये उलझा हुआ है, अब इसे हमें 4 पार्ट करने, तो इसको इस प्रकार से, ये देखिए ये कर लिया, और इसको और मोड़ करके यहाँ से काट देंगे तो इजीली कट जाएगा। और ये देखिए कम एरिया में हम इजीली से देख सकते हैं पूरे को,
और ये फैला हुआ है तो हमें इधर से इधर ऐसे देखना पड़ेगा। जस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो आप जानते ही। तो क्या होगा, प्रोफेज के अंदर डीएनए का कंडेंसेशन होगा, क्योंकि एस फेज के अंदर जो डीएनए का सिंथेसिस होता है यहाँ, वह कैसा होता है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होता, ऐसे ही रहता है, इंटरबाइंड रहता है, आपस में उलझा हुआ रहता है। तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ, धीरे धीरे डिसअपियर, और क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा यहाँ प्रोफेज के अंदर, ये याद रखना है। और क्या होने लग जाता है प्रोफेज के अंदर कि यहाँ जो सेंट्रोसोम्स हैं वे अपोजिट पोल पर आ जाते हैं, और वहाँ से एस्टर्स के फॉर्म में, जैसे कोई चीज़ चमकती है ना, जैसे बल्ब है, बल्ब चमकता है तो ऐसे रेज निकलती हैं, उसे बोलते हैं एस्टर्स, एक प्रकार से, जैसे सूरज चमकता है तो ऐसे निकलती है, ऐसी एस्टर्स के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, अपोजिट पोल पर आ जाते हैं सेंट्रोसोम्स, और उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर्स के रूप में निकलते हैं। और क्या होता है, सेंट्रोसोम मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल and microtubules arise as esters, ठीक है। ये होता है किसमें, प्रोफेज के अंदर। तो प्रोफेज के अंदर मेनली क्या होता है, क्रोमेटिन जो डीएनए का मटेरियल है क्रोमेटिन, उसका कंडेंसेशन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो अदर्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह जो भी हैं सारे ऑर्गेनल्स वो भी डिसअपियर होने लग जाते हैं यहाँ। और क्या हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सेल ऑर्गेनल जो हैं वे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है डिसअपियर, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल साइकिल के दौरान रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रहती है, क्योंकि सेल्स को अगर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से लेगी, ठीक है। तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, ये मेटाफेज में होता है। अगली फेज कौन सी है, अगली फेज है मेटाफेज। प्रोफेज में ये हो गया, अगली है मेटा मतलब मिडिल की, मेटाफेज। प्रो मतलब स्टार्टिंग की, फर्स्ट प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह क्लियरली डिसअपियर, फुली डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो किसके अंदर फैल जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई तो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। देखिए नोट्स की चिंता नहीं कीजिए, नोट्स देखिए बने हुए हैं पहले भी, और इनका जो है मैं दे दूंगा, अच्छे से बने हुए हैं नोट्स। मैं ये जल्दी जल्दी समरी के रूप में बता रहा हूँ। 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनको आप देख लीजिए डिटेल में, और इस लेक्चर से आपको पूरा समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, फैल जाएंगे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो अपोजिट पोल से एस्टर्स के रूप में आ रहे हैं, वे जो हैं क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स हैं, इनसे अटैच हो जाएंगे। इनसे कहाँ अटैच होंगे, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बीच में जो ये क्रोमोसोम पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों, ये किससे अटैच है, एक सेंट्रोमियर से अटैच है। ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर से क्या है, 2 प्रोटीनस स्ट्रक्चर हैं जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं, डिस्क लाइक होती हैं, ये ऐसे अटैच होती हैं। तो इस पर आकर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाता है, इस पर आकर माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे अटैच हो जाता है, ऐसे ऐसे सारे क्रोमोसोम्स पर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है अटैच हो जाते हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड पर। और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, मेटाफेज में
इनको एक प्लेन में इंक्लाइन कर देते हैं। तो जैसे प्लेन में इंक्लाइन हो जाएंगे इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, प्लेट बनती है। और दूसरी बात, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो इनका जो है क्लियरली विजिबल होते हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल होते हैं। और जो अच्छी तरह से इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी, मतलब कैसे दिखते हैं, वो मेटाफेज में होती है। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कहाँ होती है, मेटाफेज में, मेटाफेज में। तो मेटाफेज का ये काम है। मेटाफेज के बाद आती है क्या, एनाफेज। एनाफेज थर्ड है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट में आए थे, अलाइन हुए थे एक उसमें, उनका क्या होता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम जो हैं ये अब अलाइन हो गए थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण, माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको लेके आ गई, ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं इसमें, क्योंकि ये तो यहाँ ये अटैच हो गई, ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होकर के इस प्रकार से इसको अलाइन कर लेते हैं ना, अलाइनमेंट कर लेते हैं इनको एक प्लेट में। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, इनका स्प्लिट हो जाता है, एक साथ सारे के सारे क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, जैसे ये हैं तो एक साथ सारे के सारे स्प्लिट हो गए, स्प्लिट हो गए तो अपने अपने पोल की तरफ भागने लगते हैं। तो पोल की तरफ ये खींच के जाएंगे तो इनका जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर तो रहेगा पोल की तरफ, क्योंकि इधर से खींच रहे हैं इन्हें, और इनकी जो आर्म है, क्रोमेटिड की जो आर्म है, वे पीछे की तरफ, जैसे कि हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो पीछे की तरफ उड़ने लगती है, इसी प्रकार से आर्म्स ऑफ दीज क्रोमेटिड्स ट्रेलिंग बिहाइंड, है ना, पीछे की ओर ट्रेलिंग करने लगती हैं, ये इस प्रकार से खींचते चले जाते हैं सेल्स की अंदर। तो इस प्रकार से इनकी जो है शेप्स अलग अलग बनती हैं। कौन कौन शेप्स बनती हैं, एक तो बी शेप, इन्वर्टेड बी बनती है, एल बनती है, जे बनती है, आई बनती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये 4 प्रकार की शेप बनते हैं जो मैंने डिटेल में बताया है। ये एनाफेज में होता है, और ये अपने अपने पोल पर जा करके इनका गुच्छा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है क्रोमोसोम्स का। एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर चले जाते हैं। अब आता है क्या, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज लास्ट फेज है। टीलोफेज में क्या होता है कि अब ये जैसे ही दोनों साइड क्रोमोसोम्स के गुच्छे आ गए, तो टीलोफेज में क्या होता है, इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बनता है, फिर से न्यूक्लियस बन गया, तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है रीअपियर हो जाती है, और क्या, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी हैं वो सारे रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है, टीलोफेज के अंदर। और क्या होने लगता है टीलोफेज के अंदर, ये टीलोफेज होने के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई टीलोफेज के बाद, ये टीलोफेज में होता है, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होने के बाद सेल पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये सेल है, ये दोनों तरफ इसके न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल्स के अंदर, ये क्या करती है, एक फुरो बनाकर चलती है, फुरो मतलब ऐसे डीपली होती जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा ले लीजिए, उसको हम दोनों ओर से इस प्रकार से दबाते जाएं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से फुरो बनती है एनिमल सेल्स के अंदर, और वो धीरे धीरे डीपली होती जाती हैं, और वे सेंटर में जाकर मिल जाती हैं। कैसे, ऐसे डीपली होती जाती हैं ये फुरो जो हैं ये डीपली होती जाती हैं, और फिर उसके बाद क्या होती हैं, ये दोनों सेल्स बन जाती हैं, 2 सेल्स फॉर्म हो जाती है, बाद में ये मिल जाती हैं, बिल्कुल इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस जब होता है तो जितने भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो हैं आपस में
इक्वल अमाउंट में दोनों साइड में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इनके बीच में सेल में अंदर से एक सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट बोलते हैं। सेल प्लेट किसको बोलते हैं, मिडिल लेमिला जिससे फॉर्म होती है उसे सेल प्लेट बोलते हैं। इसके जरिए क्या होता है, अंदर से सेल वॉल आउटर साइड की ओर ग्रोथ करती जाती है, ऐसे ग्रोथ करती जाती है सेल वॉल, और ये जो लेटरल सेल वॉल है इससे अटैच होकर के ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इस प्रकार से प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस हो जाता है और दोनों सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। इस प्रकार से माइटोसिस कंप्लीट हो गया। मियोसिस में क्या है, मियोसिस मैंने शायद ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया ये, चलो देखते हैं हम और दोबारा से वन शॉट बाद में ले लेंगे। मियोसिस में क्या होता है, इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद मियोसिस होगा, ठीक है। इंटरफेज, उसमें इंटरफेज के बाद माइटोसिस, इसमें इंटरफेज के बाद मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, मियोटिक सेल्स में होता है। मियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनसे गैमीट्स बनते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया, oocytes, ये सेल्स जो हुई ये मियोटिक सेल्स हैं। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस मतलब आधा बटना, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है इसमें, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए इसे माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं माइटोसिस को, ठीक है। मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन नहीं है, इसमें नंबर हाफ हो जाता है। 2n का क्या हो जाएगा, nn, फिर सेकंड मियोसिस होगा उसमें n का n हो जाएगा, 2n बन जाएंगे, टोटल 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस की 2 स्टेज होती हैं, 2 साइकिल होती हैं, 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 बार ही सेल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस सेकंड जो है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो बनता है मियोसिस फर्स्ट में वही होता है, इसलिए ये मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस की तरह वर्क करता है। माइटोसिस ही बोलते हैं जर्नली, मतलब माइटोसिस की तरह वर्क करता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी, वही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही क्या है, मियोसिस सेकंड में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ऐसे ही इसमें मियोसिस में होता है। प्रोफेज के अंदर 4 जो हैं सब फेजेज होते हैं, सब डिवाइड होती है प्रोफेज। कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेज होती हैं इसकी, ठीक है। तो प्रोफेज में अभी हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन होता है, तो हाँ इसमें भी कंडेंसेशन होगा, लेकिन इसके 5 जो फेजेज हैं उनमें क्या होता है, प्रोफेज की 5 फेज में, लेप्टोटीन में तो पूरी लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता रहता है। कंडेंसेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द कॉम्पैक्शन होता रहता है डीएनएज का, ठीक है, लेप्टोटीन के अंदर। फिर आती है जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, हाँ मियोसिस क्या है, मेनली मियोसिस के अंदर क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो डीएनए जो है और क्या होता है लेप्टोटीन के अंदर, एक तो डीएनए का कंडेंसेशन होता रहता है और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ, ठीक है, और स्टार्ट हो जाती है और प्रोफेज एंड तक, डाइकाइनेसिस तक पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है और ये पूरे प्रोफेज के अंदर जो है कंडेंसेशन होता रहता है। तो लेप्टोटीन के अंदर तो पूरा कंडेंसेशन होगा। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम्स जो हैं उनका क्या हो जाएगा, जाइगोटीन में
ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं जाइगोटीन के अंदर क्या कर लेते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं, साइनेप्सिस हो जाता है, साइनेप्सिस हो जाता है। साइनेप्सिस का एक प्रोसेस है जो पेयरिंग करने की जो प्रोसेस है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसे साइनेप्सिस कहते हैं। और साइनेप्सिस होने के बाद क्या बनता है, जब दो क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं तो क्या बना लेते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसा बन जाता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में अटैच हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये जाइगोटीन में बनता है। और इसको जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट या फिर टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड। बाईवैलेंट मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हैं, और टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड हैं, 1 2 3 4, ये और ये एक ही क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं, 1 और 2, ये 2 क्रोमेटिड जो हैं ना इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और 2 होमोलोगस की अलग अलग क्रोमेटिड है उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे ये और ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो ये 4 क्रोमेटिड होने के कारण टेट्राड है। और ये जो स्ट्रक्चर है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, बाईवैलेंट और ये टेट्राड की जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छी तरह कहाँ दिखती है, पैकाइटिन में। अगली स्टेज कौन सी है, पैकाइटिन में क्या है, ईजिली इनको देख सकते हैं, किनको, बाईवैलेंट को, और किसके रूप में, टेट्राड के रूप में ईजिली बाईवैलेंट दिख जाते हैं। और क्या होता है पैकाइटिन के अंदर क्या होने लगता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के कारण रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखने लगते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ क्या बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं, ये रहे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं, किसके अंदर, पैकाइटिन के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण पैकाइटिन में जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। और जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ नोड्यूल्स बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अगली जो स्टेज है, वह फेज है, वह क्या है, पैकाइटिन के बाद क्या है, डिप्लोटीन में क्या होता है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बने हैं ना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बने हैं, और ये इसके अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो हैं उनका डिसोल्यूशन होने लगता है, डिसॉल्व होने लगते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इनके बीच में जो केमिकल है वो डिसॉल्व हो जाता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, सेपरेट होने लगते हैं और हो जाते हैं। होने के कारण क्या होता है कि ये तो सेपरेट हो गए, लेकिन कहाँ पर सेपरेट नहीं होते, जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, वहाँ से नहीं होते, और वहाँ से ये अटैच होने के कारण एक स्ट्रक्चर सी बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइस्मेटा बोलते हैं, एक्स शेप्ड, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी है ना, इसे क्या बोलते हैं, काइस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो काइस्मेटा है यह बिल्कुल टर्मिनल पर आ जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइस्मेटा का। कैसे, ये रहा काइस्मेटा, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल टर्मिनल पर आ जाता है काइस्मेटा। तो अब ये बस हटने की कगार पर है बिल्कुल। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। आगे फिर क्या चलती है, मेटाफेज। अब डाइकाइनेसिस आते आते क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, यहाँ लिख लेते हैं, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियस लस भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे जो सेल ऑर्गेनल हैं वे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। और क्या होता है, इनका कंडेंसेशन फुली कंडेंस हो जाते हैं, और ये किसके अंदर आ जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं ये सारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये डाइवैलेंट अभी भी है ना, डाइवैलेंट तो है ना, अभी भी दोनों क्रोमोसोम अटैच है। और क्या होने लगता है कि जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम, वो अपोजिट पोल पर आ जाते हैं, अपोजिट पोल पर आ जाते हैं, अपोजिट पोल पर। माइक्रोट्यूब्यूल्स उनसे एस्टर्स के रूप में, एस्टर्स के रूप में माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग जाते हैं। अब आती है क्या, मेटाफेज फर्स्ट। अब आती है क्या, मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गई, अब आती है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखिए डाइकाइनेसिस के अंदर सारे क्रोमोसोम्स आ गए, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। बाईवैलेंट मतलब जो दो क्रोमोसोम्स हैं जो बाईवैलेंट बन गए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसे सारे क्रोमोसोम्स अटैच हैं। ये रहे, ये क्रोमोसोम्स है और ये भी क्रोमोसोम्स है, इनकी जो है एक ही बना रहा हूँ मैं, इनकी एक तरफ जो है ये ऐसे अटैच है, ये क्या है, काइस्मेटा टर्मिनलाइजेशन है लेकिन थोड़े से अटैच है। ठीक है, और ये इनकी क्या है, सेंट्रोमियर है, ये दो क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड के साथ हैं दोनों क्रोमोसोम्स, और इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वो किनके बीच में हो रही है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है, इस स्ट्रक्चर के जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर क्या है, सेंट्रोमियर जो है इसके ऊपर क्या, काइनेटोकोर है, ये रहा काइनेटोकोर। और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेल्स के अंदर है हो रहा है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स को यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे स्पिंडल फाइबर के रूप में, और यहाँ अटैच हो गई, और इधर से आएंगे इधर अटैच हो गई। तो इसमें क्या है, दोनों एक प्लेन में आ गई, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, मेटाफेज प्लेट बन जाएगा, मेटाफेज प्लेट बन गया। सारे के सारे एक इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन हो गई, अलाइनमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन में सारे अलाइन हो गए, सारे और भी क्रोमोसोम्स होंगे काफ़ी सारे अलाइन हो गए। उसके बाद क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स का अलाइन होने के बाद यही होता है इसके अंदर। और ये अब आगे आता है एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में फर्स्ट में क्या होता है, एक साथ इनका क्या होता है, क्रोमोसोम्स का स्प्लिट हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गए, तो यहाँ पर चले गए क्रोमोसोम, दोनों जो है क्रोमेटिड के साथ, दो क्रोमेटिड हैं, और इस प्रकार से एनाफेज फर्स्ट में ये स्प्लिट हो गए। फिर टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में इनके अंदर क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस बन जाता है टीलोफेज फर्स्ट के अंदर। टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियस बन जाता है, और सारे सेल ऑर्गेनल्स बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ है क्रोमोसोम, तो अब इनका जो क्रोमोसोम जो पहले यहाँ तक 46 क्रोमोसोम थे उनका आधा आधा बंटवारा हो चुका है, तो यहाँ 23 क्रोमोसोम्स आ गए और यहाँ भी 23 क्रोमोसोम्स आ गए, या फिर यहाँ 2n क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पर n आ गए और यहाँ पर भी n आ गए। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के जरिए इनका क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और दो सेल्स बन जाती हैं। इस प्रकार से दो हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं जिन्हें डायड बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं मियोसिस सेकंड पर। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज सेकंड में सॉरी, दोबारा से क्या होगा,
ये जो 2 सेल बन गई हैं ना, इन मान लेते हैं ये 2 सेल हैं, ठीक है। दोबारा से में क्या होता है डीएनए का, क्योंकि टीलोफेज में आने के बाद, यहाँ टीलोफेज फर्स्ट में आने के बाद इनका फिर से ये डीकंडेंस होने लग जाते हैं। टीलोफेज में हमेशा डीकंडेंस होता है, डीकंडेंस होता है हमेशा क्या, क्रोमोसोम्स। तो फिर प्रोफेज में क्या होने लगता है, फिर प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, फिर से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन, ठीक है, प्रोफेज उसमें। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी ये, ठीक है, दूसरी सेल के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर स्टार्ट होने लग जाएगी। और फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, सॉरी, मेटाफेज सेकंड। उसमें क्या होता है, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगी, इन दोनों डायोड्स की एक साथ चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल डिसअपियर होने के बाद वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स। और क्या हो जाएगा, जो स्पिंडल फाइबर है वे अपोजिट पोल से आकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स इन पर अटैच हो जाएंगे और फिर से इनको अलाइन कर देंगे। अब कैसे अलाइन करेंगे, अब ये इनके पास सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इस प्रकार से सिस्टर क्रोमेटिड है, ये अलाइन हो गई इस प्रकार से अलग अलग सेल में, इस सेल में और इस सेल में, दोनों में अलग अलग चल रहा है, अलाइन हो गई मेटाफेज के अंदर। और यहाँ पर भी मेटाफेज प्लेट बन गई मेटाफेज सेकंड के अंदर। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एक साथ स्प्लिटिंग होती है इन सारे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन क्रोमेटिड्स की। इस सेंट्रोमियर का क्या होता है, स्प्लिट होता है, डिवीज़न होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड मूव करते हुए जाते हैं। तो यहाँ कैसा होता है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, बिल्कुल ही माइटोसिस की तरह होता है। ये अलग अलग पोल्स पर जाते हैं। तो यहाँ 23 से ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड के साथ थे। अब इनके पास पहले 2 क्रोमेटिड थी, अब इनके पास क्या रही, एक एक क्रोमेटिड रही, एक एक क्रोमेटिड रही, एक एक क्रोमेटिड रही। तो ये किस में बन गए, 23 और ये वाली सेल भी किस में बन गई, 23 मतलब एन में बन गई, एन में बन गई, एन में मतलब ये जो सेल है पहले डिवाइड हुई म्यूसिस फर्स्ट के जरिए 2 सेल्स में बन गई, फिर ये दोनों सेल्स हैं म्यूसिस सेकंड के जरिए डिवाइड हुई, फिर से ये एन बन गई। इनके अंदर क्या है, म्यूसिस सेकंड क्या है, किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह। तो एनाफेज में इस प्रकार से स्प्लिट होने के कारण, स्प्लिट होकर के अपोजिट पोल पर जाकर के गुच्छा बन जाता है दोनों ग्रुपों का। मतलब एक ग्रुप ये रहा क्रोमोसोम्स का और दूसरी सेल में ग्रुप ये रहा क्रोमोसोम्स का, गुच्छा बन जाता है। फिर टीलोफेज आती है, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, फिर से क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, सेम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियस फिर से रीअपियर हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, गोल्जी बॉडी जितने भी है वो सारे डिवाइड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, उससे क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। इस प्रकार से म्यूसिस हो जाता है। म्यूसिस भी सरल है, माइटोसिस भी सरल है, बहुत इजी चैप्टर है ये। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। और माइटोसिस किस में हेल्प करता है, अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। माइटोसिस के जो सिग्निफिकेंस है वे क्या है, ये एक तो क्या करता है, जो डेड सेल्स हैं या फिर इंजर्ड सेल्स हैं उनको जो है रीजनरेट करता है। उनको मान लीजिए कोई सेल्स डेड हो गई तो माइटोसिस के जरिए दोबारा से रीअपियर हो जाता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो मास बनता है, वेट बनता है, वो माइटोसिस के कारण बनता है, या फिर ग्रोथ जो होती है माइटोसिस के कारण होती है। और जैसे कि ये जो माइटोसिस सेल्स के कारण ही जो हमारी एपिडर्मिस है, ऊपर की स्किन है, उसकी सेल्स लगातार रिप्लेस होती रहती हैं। जो इनर लाइनिंग है गट की, जो हमारी गट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमच है, स्टोमक या स्टोमच कुछ भी बोल लो, उसकी जो सेल से दोबारा रिपेयर होती रहती है माइटोसिस के जरिए। म्यूसिस का क्या हेल्प है, म्यूसिस किस में हेल्प करता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो जेनेटिक जो क्रोमोसोम नंबर है स्पीसीज का, उसे दोबारा रिस्टोर करता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर फर्टिलाइजेशन करेंगे, मान लीजिए अगर उनमें म्यूसिस नहीं हुआ तो ये मेल से 46, फीमेल से 46 और मिल करके 46 क्या हुए 92।
तो ये तो फिर अलग ही जीव बन जाएगा, अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसलिए इनका क्या करते हैं, म्यूसिस के जरिए ये जो है गैमीट्स में 23 रह जाते हैं, और इनका रीस्टोरेशन किससे होता है, क्रोमोसोम्स नंबर का फर्टिलाइजेशन के कारण। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कितने बन गए, 46 बन गए। इस प्रकार से ये म्यूसिस और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस हैं। यहाँ ख़त्म हुआ। माइटोसिस मेनली डिप्लॉयड में होता है, एक्सेप्शन है कुछ, जैसे कि हनी बी वगैरह हो गया, और कुछ प्लांट्स है, बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स है जैसी एल्गी वगैरह, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल वगैरह प्रेजेंट होता है उनमें। म्यूसिस किस में होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, म्यूटिक जो सेल्स हैं उन्हीं के अंदर होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। ये वन शॉट हो गया जल्दी जल्दी। और ये रहे इसके, अगर हम नोट्स देखें तो ये रहे नोट्स, इसको आप पढ़ लेना। वैसे मैंने अलग अलग लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है ये चैप्टर अच्छे से। इसमें शायद मैंने जल्दी कर दी है बहुत ज़्यादा। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, यहाँ देख लिए। सेल साइकिल क्या होता है ये बता दिया है, पूरा सीक्वेंस कैसे होते हैं, फेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज, एम फेज क्या होता है, इंटरफेज कितना, G1S G2 फेज हो गया। ये साइकिल, ये डायग्राम बना करके समझा दिया। फिर इंटरफेज में G1 बता दिया, S बता दिया, G2 बता दिया, G2 बता दिया। G0 फेज नहीं बता पाया मैं अभी इसमें। G0 फेज क्या है, ये क्यूसेंट स्टेज है, जिसमें क्या है, सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं करती। कभी कभी डिवाइड करती है जब उसे आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए सेल्स डैमेज हो गई तब ओकेजनली डिवाइड करती है, वरना ये G1 फेज को एग्जिट करके G0 में रहती है, मस्त इनएक्टिव स्टेज में रहती है। ठीक है, एम फेज बता दिया, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज क्या होता है, ठीक है, ये सारा जो है, जो मैंने पूरा वन शॉट में बता दिया है सारा का सारा। पैकार्टीन वगैरह, डिप्लोटीन, एनाफेज फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, मेटाफेज, ये सारे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद कैसे लिखें, धन्यवाद, थैंक यू बंधुओं, मित्रों, जय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें सब्सक्राइब, मुझे आवश्यकता है, आपको आवश्यकता अगर होगी तो आप करेंगे, सही बात है। मुझे तो आवश्यकता है, मैं कहूँगा, लेकिन आपको अगर अच्छा लगेगा तो ही आप करेंगे ना, ऐसे क्यों कर लेंगे, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। मन को नियंत्रण कैसे रखें, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नो बोध से योगो भवति दुखा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यंच गृह्यते। ये 2 श्लोक हैं, इनको अगर हम जीवन में उतारते हैं तो मन नियंत्रण रहेगा और जीवन भी अच्छा चलेगा। मतलब कि युक्त आहार, भूल गया ठीक है, तो मन को नियंत्रण करने के लिए क्या है, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नो बोध से योगो भवति दुखा, और असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु, इस मन को असंभव है कंट्रोल में करना। कब तक, अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस और वैराग्य, मतलब लीव, त्याग, जिन चीज़ों से हमें वो नहीं हो रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको छोड़ें और बार बार पढ़ाई का अभ्यास करते हैं। और युक्त, हर चीज़ युक्त करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस जो चीज़ होती है, युक्त आहार विहार से, बैलेंस खाएंगे, बैलेंस सोएंगे, बैलेंस जागेंगे, बैलेंस बोलेंगे, बैलेंसली पढ़ेंगे, लाइफ बैलेंस होगी तो सब चीज़ बैलेंस हो जाएगा, तब कोई दुख नहीं होगा। किसी चीज़ में अति कर देते हैं, किसी चीज़ में बहुत कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दुख बन जाता है, तो वह नहीं होगा। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं करते हैं इस चीज़ पर। प्रणाम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।